हेलो एंड वेलकम टू वास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। तो चलिए फिर आज इस प्रैक्टिस का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और इस डेमो 2 में आप देखेंगे ग्रामर प्लस वेकअप के शानदार क्वेश्चंस। अपना एवेल्युएशन करिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना सिक्योर किया है, आपका स्कोर क्या रहा है। आइए चलिए, डाउनलोड इवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। यदि आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आज ही इसको डाउनलोड कर लें। ज्वाइन प्रैक्टिस 9451464507 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब इवाश। लेट्स कमेंस। क्वेश्चन नंबर 1, given below are 4 jumbled sentences, select the option that give their correct order। यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। हाउएवर, इसमें अंडरस्टैंडिंग ध्यान देंगे थोड़ा सा। हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। याद रखेंगे जब अनदर आता है तो 99% यह फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, और यहाँ पर दिस चेंज कह रहा है जबकि किसी भी चेंज की बात अभी तक तो नहीं हुई, तो यानी कि यह भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री। याद रखेंगे यहाँ पर इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज, और यह सेंटेंस पहला हो भी सकता है, लेकिन लिखा है नेक्स्ट में द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बेसिकली जब फर्स्ट लिखा होता है तो स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि ये पहला सेंटेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो बातें बताई जा रही हैं। पहला है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू, और ऑप्शन पर नज़र डालें तो यह तो पहला ऑप्शन सी होगा या बी होगा। यानी कि ये बी को हम पहले से देख चुके हैं कि ये नहीं होगा, यानी कि दो ऑप्शन हमारे एक्सक्लूड हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं और बचते हैं सी या डी। यदि हम पहला ऑप्शन जो डी दिया ही नहीं है कहीं पर, यानी कि इसके सवाल ही नहीं है, और पहला ऑप्शन जब सी है तो ए या बी में से दो होगा। अगर पहला सी है तो देखिएगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, और इसके बाद में लगेगा क्या, चेंज की बात हो गई तो बी ऑप्शन लगाएं। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, और बी के बाद डी। वो दो तरीके कौन से हैं, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, एंड लास्ट वन इज ए हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज another important factor to consider। correct option is A। next question की ओर चलते हैं। select the correct synonym of the given word। यहाँ पर जो शब्द आपके सामने दिया गया है obligatory, इसका synonym देखना है। ऑप्शंस reckless, useless, mandatory, aggressive। obligatory मीन्स होता है कानूनन जरूरी, जो एकदम जरूरी हो, जिसके बिना काम ना चले। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओ सॉरी, डी नहीं होगा माय डियर, यहाँ पर ये गलती से लग गया है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंडेटरी इज द राइट आंसर। मैंडेटरी का मतलब भी कानूनन जरूरी होता है। आइए हम अदर ऑप्शंस पर बात कर लेते हैं। रेकलेस का मतलब केयरलेस होता है। क्या होता है, केयरलेस होता है रेकलेस। यूजलेस मतलब बेकार। एग्रेसिव मतलब आक्रामक, यह एडजेक्टिव है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वी मस्ट हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। हमें निराश्रय, बेघर और शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि जो लोग विकलांग हैं उनको सहायता करनी चाहिए। रेंडर, कंट्रीब्यूट, डोनेट, एक्सर्ट। माय डियर, एक्सर्ट का मतलब होता है प्रयत्न करना, उत्पन्न करना या प्रयत्न करना। डोनेट दान देना, कंट्रीब्यूट सहयोग करना, रेंडर का मतलब भी प्रदान करना, और हेल्प प्रोवाइड करने के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड रेंडर है। करेक्ट
ऑप्शन इज ए। इसे आप फ्रेज के रूप में याद कर लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे। वी मस्ट रेंडर हेल्प, हमें अवश्य सहायता करनी चाहिए। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि रेंडर एकदम एप्रोप्रिएट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि रेंडर होगा कि नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। रेंडर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. One of the boys from our school have been selected for National Badminton Championship. Have been selected from our school of National Badminton Championship one of the boys। और आप सभी को याद होगा कि यहाँ पर एरर कहाँ पर है, हमारे सभी साथी बताएंगे। जोरदार तरीके से आंसर करिए सभी भैया बहन। यस माय डियर, आपको याद होगा कि जब वन ऑफ द होता है तो हम वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, यानी कि यहाँ हैव नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। हैव के स्थान पर हैज हो जाएगा। क्यों जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। कीप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो निश्चित तौर पर वर्क के अकॉर्डिंग इज प्लस केप्ट हो जाएगा। इज केप्ट, वॉज केप्ट नहीं होगा, हैज नहीं लगेगा, आर बीइंग नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। प्यारे साथियों, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, और यही आंसर एकदम करेक्ट है, इसमें कोई इफ या बट नहीं होगा, यानी कि आपका सही सेंटेंस है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि एग्री के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में प्रेपोजिशन से क्वेश्चन जरूर आता है। अगर कोई गलती नहीं है अंडरलाइन पार्ट में तो लिखेंगे नो इम्प्रूवमेंट, एग्री टू द प्रपोजल, एग्री ऑन अ प्रपोजल, एग्रीड बाय। तो विल के बाद एग्रीड तो नहीं लगेगा, यानी कि डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आप सभी साथी बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। ध्यान रखेंगे प्रपोजल के लिए एग्री टू आता है और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। द डायरेक्टर विल एग्री टू द प्रपोजल, और क्वेश्चन जानदार है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक छोटा सा क्लोज टेस्ट दिया जा रहा है और इस क्लोज टेस्ट को ध्यान से करिएगा। कम्युनिकेशन प्लेज अ रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, बेटर, टोटल, वाइटल, लाइफलेस। तो जो कम्युनिकेशन है कैसा रोल निभाता है? वाइटल रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ पर माय डियर वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो निश्चित तौर पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? वाइटल हो जाएगा। Communication plays a vital role in the overall development of man. It can be learnt by our efforts. Unclear, conscious, contradictory, important. तो देखिए इट कैन बी लर्नड बाय आवर कॉन्शियस एफर्ट्स। हमारे सचेतन प्रयासों के द्वारा सावधानी से जो सचेततापूर्वक प्रयास किए जा सकते हैं, इसे सीखा जा सकता है। चलिए 9 नंबर की ओर चलते हैं। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर 9 नंबर देखें, वैरायटी, एजाइलिटी, फैसिलिटी, एबिलिटी। depends upon our facility ability। 9 नंबर में ability to read, write and speak well which results in effective communication। barriers 10 नंबर देखेंगे, barriers against, by, to, from। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। barriers के बाद में क्या लगाओगे? सभी लोग 10 नंबर को देखें। कम्युनिकेशन, तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। तो 10 नंबर में देखेंगे
बैरियर के बाद प्रेपोजिशन क्या लगेगा माय डियर, याद रखिएगा टू लगेगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बैरियर यानी कि अवरोधक, टू कम्युनिकेशन संप्रेषण के प्रति, हिंडर मीन्स बाधित करते हैं द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दीज बैरियर्स सो दैट द ट्रांसमिशन of the message can be smooth. It is very important to verb लगाएंगे strengthen, overcome, create, succeed. It is very important, जब कोई difficulty होती है तो उससे हम overcome करते हैं, B ऑप्शन हो जाएगा। It is very important to overcome these barriers so that the transmission of the message can be smooth. और next question की ओर चलते हैं। Question number 12. Select the correctly spelled word. चलिए प्यारे साथियों, बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड सही है। क्या एग्जॉस्ट सही है? आप बताइएगा। एग्जॉस्ट, EXHAUST, एग्जॉस्ट मतलब खाली कर देना। इनहिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, ये एकदम सही है। एक्सेल की स्पेलिंग गलत है, EXHALE, श्वास बाहर निकालना। और एक्सट्रैक्ट की स्पेलिंग भी रॉन्ग है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक्सट्रैक्ट की सही स्पेलिंग क्या होती है। और सीखने का तरीका है कि डिक्शनरी कंसल्ट करते रहें। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू टेक फ्रेंच लीव, वेलकम टू द गेस्ट, एक्नॉलेज द होस्ट, लीव विद रिटन परमिशन, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। तो माय डियर, टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना पूर्व सूचना के अवकाश लेना। करेक्ट ऑप्शन आप बताइए क्या होगा। टू लीव विदाउट एनी इंटीमेशन मीन्स जानकारी या अनुमति। डी इज द राइट ऑप्शन। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। scintillating, glittering, boring, stinging, flattering। प्यारे साथियों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि scintillating का मतलब होता है चमकता हुआ, चमकता हुआ। अब आप बताइए कि सही ऑप्शन क्या लगेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, glittering इज द राइट आंसर। glittering इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। Select the word which means the same as the given group of words. Something that cannot be heard. Infallible, जो कभी गलती ना करे। Audible, inaudible, irrevocable। तो my dear, जिसे सुना ना जा सके वो inaudible होगा। Correct option is C। Next question की ओर चलते हैं। Fill in the blank with the most appropriate word. Handle this glass table with care because it is volatile, ductile, fragile, frugal। आप बताएंगे, सभी साथी रिप्लाई करेंगे कि यहाँ पर क्या लगेगा। माय डियर, सभी लोगों को बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। अच्छा, वोलेटाइल का मीनिंग बताओ आप जल्दी से जल्दी। डक्टाइल का मतलब तो जानते होगे, डक्टाइल का मीनिंग बताइए क्या होगा। डक्टाइल मीन्स होता है मुलायम, सॉफ्ट, है ना, मुलायम यानी कि सॉफ्ट। वोलेटाइल का अर्थ बताइए फटाफट। फ्रेजाइल मतलब जो आसानी जल्दी से टूट जाए, नाजुक। फ्रूगल मतलब जो जल्दी से खर्च ना करे। करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए जल्दी से बताएं कमेंट करके वोलेटाइल। और नहीं आता तो तुरंत डिक्शनरी देखिए और कॉपी में नोट डाउन करिए। पढ़ने का और सीखने का सही तरीका यही है। और स्पेलिंग आपकी लाइफ में, मतलब आपके एग्जाम की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ह्यूमिलिएशन, बुके, सार्केज्म, रिटेलिएट सब गलत हैं, तो सही कौन है। सार्केज्म करेक्ट है, बकाया सबके सब गलत हैं। अच्छे से याद रखिएगा। कटुआलोचना। अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप डिक्शनरी देखें और बताएं कि इनकी सही स्पेलिंग क्या होगी और कॉपी नोटबुक में नोट डाउन करें। यही होता है तरीका पढ़ने का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छे से ये बात आपको याद कर लेनी है सभी प्यारे साथियों को। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सडस, एग्जिट, डिपार्चर, रिफंड, अराइवल।
एक्सडस का मतलब हमारे प्यारे साथी जो भी ये पुराने कॉम्पिटिटर्स हैं सब जानते होंगे। एक्सडस होता है उसका रियल मीनिंग होता है क्या, बड़ी संख्या में बाहर जाना, ठीक है। तो अराइवल मीन्स आगमन, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेसेंट का मतलब जानते हो, नहीं जानते? पीसफुल, एक्टिव, डिजेक्टेड, डिफरेंट। देखो कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी हाँ जानते हैं कि क्वेसेंट मतलब होता है शांत या निष्क्रिय, शांत या निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्टिव, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर प्यारे साथियों ये समझने की ज़रूरत है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ बहुत अच्छे से आपको अंडरलाइन करना है एक्टिव। जो क्वेश्चंस नहीं आते कॉपी पेन उठाइए, नोट डाउन करिए। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दो क्वेश्चन हर टाइप के हैं। अ सॉन्ग संग एट अ बेरियल, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सोनेट, बैलेड, हिम, डर्ज। सोनेट 14 लाइन्स, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स होती है। बैलेड एक गीत होता है, लोकगीत। हिम प्रार्थना, और डर्ज होता है शोक गीत। तो यहाँ पर माय डियर आप सभी जानते हो कि डर्ज हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, डी हो जाएगा, डर्ज इज द राइट आंसर। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। कह रहा कि जहाँ गलती है बताइए। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज ओनली 5। गलती पकड़ने की कोशिश करिए। और हमारे देखिए कुछ प्यारे साथी कितना तेज आंसर कर रहे हैं। और यहाँ पर माय डियर बी ऑप्शन होगा, कैन नहीं लगेगा, कुड होगा। कहोगे कैसे गुरुजी? तो देखो ना यहाँ पर पास्ट है, आई वॉज ओनली 5, मैं केवल 5 वर्ष का था, तो यहाँ भी तो पास्ट होगा, कैन का कुड हो जाएगा। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अ हार्ड नट टू क्रैक, यहाँ पर आपको बताना है कि इस ईडियम का मतलब क्या होता है। ईजिली इनकरेज्ड, ईजिली डिसअपॉइंटेड, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नॉट रेस्ट्रेंड। तो माय डियर ध्यान रखेंगे कि हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है कठिन समस्या, सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द कैप्टन वाज वेल एज द प्लेयर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। आप लोग ऑप्शंस देखिए और रिप्लाई करें। प्यारे साथियों आप सभी जानते हैं कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसे हमें करेक्ट करना है। और यदि कोई गलती नहीं है, करेक्शन नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं है, तो ऑप्शन लगाना है ए। यहाँ पर इस समय ए में दिया है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो आप सब बताइए, मुझे फटाफट बताइए कि क्या लगाने जा रहे हो आप। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। और यहाँ पर माय डियर आंसर बनेगा द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वाज होगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा एज वेल एज से जुड़ा होता है तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और ऐसी सिचुएशन में हम देख पा रहे हैं कि हमारा प्रथम सब्जेक्ट कैप्टन है, तो कैप्टन के अकॉर्डिंग वाज लगेगा, बी इज द राइट आंसर। सभी प्यारे साथी टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द सेंटेंसेज however they ignore the truth that progress and success are proportional to the labor they put in. The general human tendency is to find faults in the policies framed by the government. They blame the government for their slow progress, expecting miracles and magical transformation in their life. So people openly criticize and condemn the policy makers. My dear, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है हाउएवर दे, तो सीधे दे कैसे आ जाएगा, यानी प्रोनाउन नहीं आएगा। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, दे ब्लेम, ये भी पहला नहीं होगा। और सो कैसे आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन वो होगा जहाँ पर पहला सेंटेंस बी होगा। और ऑप्शन पर नजर डालिए, केवल एक जगह बी है, करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी डी सी ए, मिलान कर लो। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द policies framed by the government. So people openly criticize and condemn the policy makers. See, they blame the government for their slow progress, expecting miracles मतलब जादू चमत्कार and magical transformation in their life. A.
However, they ignore the truth that progress and success are proportional to the labor they put in. ये बहुत सच बात लिखी गई है कि जितना हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हमें उसी के अनुपात में मेहनत भी करनी चाहिए। ए इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जब 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुकता है तब बंदा कहता है कि काश ये लैंग्वेज प्रैक्टिस पहले कर लेता। बहुत ध्यान से करिएगा। Select the indirect narration of the given sentence. He said to the hotel receptionist, "Can you tell me the tariff of rooms?" तो he asked the hotel receptionist that और if एक साथ नहीं आएंगे। He inquired the hotel receptionist if he can नहीं होगा। He asked the hotel receptionist to tell him the tariff of the rooms। यहाँ to से नहीं जुड़ेगा। He asked the hotel receptionist if he could tell him the tariff of rooms। करेक्ट ऑप्शन इज डी। प्यारे साथियों, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो निश्चित तौर पर सिंगल इंटरोगेटिव होने की वजह से क्या लग जाएगा, यहाँ पर कैन लग जाएगा, सॉरी इफ़ लग जाएगा, इफ़ या वेदर लगता है। थैंक यू। हमने आज 25 क्वेश्चंस किए। मैं अपनी समझ से बहुत अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ। यदि आपको भी पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर लिखिएगा। हमें खुशी होती है कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन्हें भी हमारा काम पसंद आ रहा है। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी मिलेगी, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टू ज्वाइन लैंग्वेज प्रैक्टिस बैच कॉन्टैक्ट 9451464507। यदि आप चाहें तो सीधे ही इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इवास एप्लीकेशन में जाएं, देन स्टोर ऑप्शन में जाएं, देन आपको दिखेगा लैंग्वेज प्रैक्टिस बैच और उसके बाय नाउ कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेज में आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। बैच आपका स्टार्ट होगा 1 नवंबर से, उसके पहले एडमिशन्स कंटिन्यू हो चुके हैं। फ्यूचर आपका, भविष्य आपका, डिसीजंस भी आपके। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर। थैंक यू।